हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम सॉल्व करेंगे 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट पार्ट। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपका स्टैटिक कंपोनेंट का भी टेस्टिंग होगा, करंट अफेयर्स के कंपोनेंट की भी टेस्टिंग होगी। एट द सेम टाइम देयर इज वन क्वेश्चन विच इज़ अ PYQ, विच इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2014 प्रीलिम्स पेपर। तो PYQs की भी रिविजन होगी। तो आप किसी भी स्टेज में हो सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के, बट इफ़ यू आर एमिंग टू राइट द एग्जाम इन 2023, देन दिस एक्सरसाइज ऑफ अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चंस एवरी डे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपके लिए हर रोज़ ये 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक तो आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसके बारे में पता चलता है, दूसरी बात है कि आपकी जो नॉलेज बेस है वो इन्हांस हो रहा है, वो बढ़ रहा है। So do attempt these 5 questions, and after you're done with this video आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको कोई डाउट है वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो दिस इज रिगार्डिंग ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट, और इसमें आपसे करेक्ट पूछा गया है, इस पे ज़रूर ध्यान देना है। राइट, अब देखिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये हर 5 सालों में आती है। जो लास्ट आई थी वो 2020 में आई थी, उससे पहले 2015 में, और अब 2025 में आएगी। 5 सालों में एक बार इसको फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ अ बॉडी अंडर यूनाइटेड नेशंस, निकालता है। और नाम से ही पता चल गया कि ये दुनिया भर में अप्रॉक्सीमेटली 236 कंट्रीज में कितने फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनके बारे में ये रिपोर्ट आपको बताती है। इंडिया में इसके पैरेलल वी हैव इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है और ये हर 2 सालों में एक बार आती है, दैट इज नोन एज बाइनियल। सो ISFR जो लास्ट है वो 2021 में आई थी, उससे पहले 2019 में आई थी। इंडिया में फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में जानना है तो हमारे पास ISFR है, दुनिया भर में जानना है तो वी हैव FRA। राइट, दुनिया भर में अगर हम देखें कितना एरिया है फॉरेस्ट के अंडर, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 31%। इंडिया में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 24%। बट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 के तहत ये 33% करने का हमारा टारगेट है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, FRA के बारे में। इट इज पब्लिश्ड बाय UNEP। ये गलत है, लाइक आई सेड कि FAO निकालता है हर 5 सालों में एक बार। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है कि इंडिया इज अमंग्स द टॉप 3 कंट्रीज दैट हैव रिकॉर्डेड द मैक्सिमम एवरेज एनुअल नेट गेन्स इन फॉरेस्ट एरिया ड्यूरिंग 2010-2020। अब देखो, पहली चीज, इंडिया इज अमंग्स द टॉप 3 कंट्रीज, करेक्ट। किसमें? नॉट इन द टोटल अमाउंट ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, नहीं, उसमें इंडिया का रैंक 10th है। टॉप 3 कंट्रीज इन द नेट गेन इन द फॉरेस्ट, वो भी एनुअली, मतलब हर साल इंडिया तीसरे नंबर पे है उन देशों के जिन्होंने फॉरेस्ट एरिया ऐड किया। ठीक है, इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 0.38% एरिया ऐड किया है। परसेंटेज वाइज ये कम है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो 266,000 हेक्टेयर पर ईयर ऐड किया है, तो उस वजह से वो थर्ड नंबर पे है आफ्टर चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम टाइम पीरियड की भी बात करें तो वो भी 2010 to 2020 है। तो ये टाइम पीरियड ज़रूरी है, रैंक ज़रूरी है, और किसमें रैंक आया है वो ज़रूरी है। तो वो तीनों चीज़ें सही है, तो इसलिए हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही हो जाती है। अब देखिए, लाइक आई सेड, इंडिया का थर्ड रैंक आया है आफ्टर चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये रिपोर्ट FAO निकालता है, विच इज़ अ बॉडी अंडर यूनाइटेड नेशंस। हर 5 सालों में ये रिपोर्ट आती है और 1990 से आ रही है। अब टॉप 3 कंट्रीज की अगर हम बात करें, पहले नंबर पे चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, जिन्होंने एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया शोकेस किया है। लाइक आई सेड, एब्सोल्यूट नंबर में 266 है, तो थर्ड नंबर पे है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो कम है, परसेंटेज वाइज शायद वियतनाम भी इससे आगे है, ठीक है। सो परसेंटेज वाइज कम है डेफिनेटली, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में 266,000 हेक्टेयर पर ईयर है। तो हमारे लिए ना ये नंबर भी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इंडिया का अच्छा रैंक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया में इंडिया 2% फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में मिलते हैं।
उसके बाद ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो हाईएस्ट नेट गेन एशियन कॉन्टिनेंट ने दिखाया है और हाईएस्ट नेट लॉस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ने दिखाया है, तो वो भी एक फैक्ट है जो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट एरिया में अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो उसमें इंडिया जो है वो हमारी 10th नंबर पे है। और इनफैक्ट इसमें भी एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि दुनिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनमें से 54% जो है ये पहली 5 कंट्रीज में है। तो 54% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज इन दीज टॉप 5 कंट्रीज, और इंडिया में जैसे हमने बताया 2% है, लेकिन देन ऑल्सो इंडिया इज एट 10th नंबर। ठीक है, तो इंडिया का ओवरऑल 10th नंबर है फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड में। लेकिन अगर हम इंडिया में नेट गेन की बात करें एनुअल, हर साल इंडिया ने 266,000 हेक्टेयर पर ईयर ऐड किया है, उस वजह से इंडिया का रैंक 3rd है आफ्टर चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये फैक्ट भी आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद इस रिपोर्ट में कुछ इंडिया के रिगार्डिंग पॉइंटर्स है, जैसे इस रिपोर्ट ने क्रेडिट किया है गवर्नमेंट को जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, जिसकी वजह से कम्युनिटी मैनेज्ड फॉरेस्ट एरियाज में इंक्रीज देखने को मिला। अब ये जो एरिया है दैट इज मैनेज्ड बाय लोकल, ट्राइबल एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो पहले ये बिल्कुल भी नहीं होता था, 0 था, अब ये 25 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया है। उसके बाद एफॉरेस्टेशन और प्लांटेशन स्कीम्स हैं इंडिया में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, सो इस वजह से जो हमारे पास इंक्रीज हुआ है नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट दैट इज जस्ट 0.38%, बट उसके हिसाब से भी ये इंडिया में 3rd नंबर पे है। अब इसमें एक और चीज़ आपको देखनी है कि ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो जो नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट है उसमें कम इंक्रीज देखने को मिलता है, जो प्लांटेशन फॉरेस्ट हैं उनमें ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। प्लांटेशन जो होती हैं वो कमर्शियल लेवल पे लगाई जाती हैं, क्योंकि उनसे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे रबर की प्लांटेशन हो गई, कॉफ़ी की प्लांटेशन हो गई, कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो दैट इज़ वाई वो भी हमारे पास फॉरेस्ट में ही आती हैं, बट दे आर नॉट दैट नेचुरल। ठीक है, तो नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट में इतना इंक्रीज देखने को नहीं मिला है जितना प्लांटेशन फॉरेस्ट में देखने को मिला है। उसके बाद इंडिया ऑल्सो रिपोर्टेड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द फॉरेस्ट्री सेक्टर इन दी वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 12.5 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड इन द फॉरेस्ट्री सेक्टर। ठीक है, उसके बाद FAO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स करती है टू डिफीट हंगर। द आइडिया इज टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। It is headquartered in Rome, Italy, and it helps government and development agencies to coordinate their activities. Okay, so this was regarding first question, a very very comprehensively covered question. Then second question है हमारा कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसको काम्पा भी कहा जाता है, उसके ऊपर। अब क्वेश्चन है वो बहुत नेशनल और स्टेट लेवल पे एग्जिस्ट करती है, दैट इज करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट है पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर द कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट ऑफ 2060। नो दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज जितना भी हम पढ़ते हैं कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट के बारे में, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन का कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, उसमें यह है कि जो भी यूजर है या जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है जो कि फॉरेस्ट को क्लियर कर रहा है फॉर एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, उसको पैसे देने पड़ेंगे फॉर कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन टू बी कैरिड आउट एल्सवेयर। अब वो कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन पहले तो ये फोकस किया जाता है कि कॉन्टिगुअस एरियाज में ही हो, जहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लग रहा है उसके आसपास ही हो। लेकिन अगर एरिया अवेलेबल नहीं है तो उससे थोड़ा दूर, उसी सिटी में, उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी स्टेट में, और अगर स्टेट में भी अवेलेबल नहीं है तो दूसरी स्टेट में। बट द आइडिया इज कि आप कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन करो। अब एफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ लगाना, कॉम्पनसेटरी का मतलब है किसी की कॉम्पनसेशन, एज अ कॉम्पनसेशन, राइट। अब किसकी कॉम्पनसेशन कर रहे हैं? जो फॉरेस्ट लैंड को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं फॉर एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, वो कोई रेलवे हो सकता है, रोड्स हो सकती है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, माइनिंग हो सकती है, किसी भी वजह से अगर फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया जा रहा है तो नॉन फॉरेस्ट लैंड में या डिग्रेडेड फॉरेस्ट में कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। अब उसी की ओवरसाइट के लिए कि वो मैनेज हो रही है कि नहीं, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए वी हैव कैंपा विच एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स, एंड वी हैव कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, राइट। अब like I said, to compensate for the loss of forest area and to maintain sustainability, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैंपा बनाया। ठीक है, अब ये जो कैंपा या कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट है,
ये बेसिकली इस्टेब्लिश करती है कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब नेशनल लेवल पे यू हैव नेशनल कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड विच इज अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एंड यू ऑल्सो हैव अ स्टेट कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड विच इज अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट। ठीक है, हर एक स्टेट के अंडर। उसके बाद नेशनल लेवल पे भी आपके पास कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, और स्टेट लेवल पे भी है। अब ये जो फंड्स है, ठीक है, जो हमारे पास कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है, उसमें क्या क्या पैसे आएंगे, उसमें कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए पैसे आएंगे। दूसरी चीज़ है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, एक मैंडेटरी वन टाइम पेमेंट जो कि यूजर या प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट पे करेगा टू दिस कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, which is based on the ecological services which are provided by the forest at that time। ठीक है, द आइडिया इज कि जो भी एक फॉरेस्ट है, आप उसकी देखोगे कि वो क्या इकोलॉजिकल सर्विसेज और वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या वो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको आप क्वांटिफाई करो, और उसका इक्विवेलेंट पैसे जो है कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में दिए जाते हैं। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट दिया जाता है, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए पैसे दिए जाते हैं, और कोई भी और अगर स्पेसिफिक पेमेंट है वो दी जाती है। अब एनपीवी की डिटर्मिनेशन कौन करता है, इट इज डेलीगेटेड टू एन एक्सपर्ट कमेटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। नेशनल फंड जो है, जैसे जो नेशनल लेवल पे फंड है उसको 10% मिलेंगे, और स्टेट लेवल पे 90%। ठीक है, और आइडिया ये है कि कंपनी विच इज डाइवर्टिंग, कंपनी, यूजर और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो भी डाइवर्ट कर रहा है, इट मस्ट प्रोवाइड फॉर एन ऑल्टरनेटिव लैंड, and it should also pay to plant new trees in the alternative land provided to the state। ठीक है, उसके बाद it can also be used for the treatment of catchment areas, natural generation, forest management, wildlife protection, उसमें भी यूज किए जा सकते हैं। एंड लाइक आई सेड, पब्लिक पार्टिसिपेशन की कोई भी बात नहीं की जाती। ठीक है, सो दैट इज क्वेश्चन रिगार्डिंग द कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन। The next question is regarding the colonial legacy of forest policies in India। तो इसमें आप में जो फॉरेस्ट पॉलिसीज आई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनकी बात की गई है। अगेन आपको करेक्ट ही बताना है, इसको अगेन टाइम एंड अगेन मैं बोल रही हूँ, कोई देख लीजिएगा। अब देखिए, पहला है डिमांड फॉर इंडियन टीक फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज वॉज द रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी बाय द ब्रिटिशर्स। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और दूसरी है कि 1894 की जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उसने गेव प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर ओवर फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाने लग गया, और स्पेशली जो प्लांटेशंस लगाए गए जो कि वर ऑफ सम वैल्यू, सम इकोनॉमिक वैल्यू टू द ब्रिटिशर्स। ठीक है, बाकी अगर हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहले 1856 में लॉर्ड डेलहौजी एम्फसाइज्ड द नीड फॉर अ डेफिनेट फॉरेस्ट पॉलिसी। उन्होंने बोला कि एक फॉरेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए। उसका जो रीज़न था, जैसे रेलवेज के लिए उन्हें टिम्बर चाहिए था, ठीक है, फॉर द ग्रेट एक्सटेंशन ऑफ रेलवे लाइन्स दैट वाज बीइंग अंडरटेकन, दैट वाज वन ऑफ द रीजन। और जो इंडियन टीक थी जो फॉरेस्ट से मिलती थी, दैट वाज आल्सो सूटेबल फॉर शिप बिल्डिंग, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग द वॉर विथ नेपोलियन। तो ये दोनों रीजंस थे, रेलवेज के लिए टिम्बर और इंडियन टीक फॉर शिप बिल्डिंग। तो शिप बिल्डिंग और रेलवेज दोनों के लिए रीजन था कि ब्रिटिशर्स केम अप विद द फॉरेस्ट पॉलिसीज लेटर। ठीक है, अब उसके बाद 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 आई, एंड इट एक्चुअली इम्पार्ट द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी लैंड विच वॉज कवर्ड विद ट्रीज एज गवर्नमेंट फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये एक तरह से वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट्स था एट फॉरेस्ट लेजिस्लेशन बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। सो इट ऑल स्टार्टेड विद 1865 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। उससे पहले जो लॉर्ड डेलहौजी थे वो सिर्फ मेंशन कर रहे थे कि हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए क्योंकि हमारी ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 वाज इंट्रोड्यूस्ड, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इट एक्चुअली सिक्योर्ड द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट एंड टुक अवे द ट्रेडिशनल यूज बाय द कम्युनिटीज। तो पहले क्या था, कम्युनिटीज ट्रेडिशनली यूज करती थी फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस थे उनको। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बोला कि स्टेट की मोनोपोली है, स्टेट का ओवरऑल जो हक है ओवर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो हमारे पास ट्रेडिशनल यूजर्स हैं या जो विलेजर्स हैं, दैट वुड बी अ प्रिविलेज
ठीक है, उन अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो उनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है टू द विलेजर्स और द ट्रेडिशनल यूजर्स रादर देन एज अ राइट, जो कि उससे पहले वो ही यूज़ करते थे। तो गवर्नमेंट ने 1878 के एक्ट के बाद बोला कि ये आपका एक प्रिविलेज है, आपका राइट नहीं है, ये प्रिविलेज है। एक तरह से स्टेट मोनोपोली को इस्टेब्लिश कर दिया ओवर दी फॉरेस्ट, दिस एक्ट डिड दैट। ठीक है, उसके बाद 1878 में एक रिवाइज्ड एक्ट भी आई, उसने बेसिकली सारी इंडिया में एक्सटेंड कर दिया था ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट टू एक्सेप्ट मद्रास एंड सम अदर एरियाज, एंड इट एक्चुअली डिवाइडेड द फॉरेस्ट इनटू रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। ये अभी भी जो 1927 की एक्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उसमें भी ये अभी अभी हमारे पास था, लास्ट जो ब्रिटिशर्स ने एक्ट निकाली थी और इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया में भी वो कंटिन्यू हुई थी। ठीक है, उसमें ना ये जो 3 क्लासिफिकेशन है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट ना आप याद कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड RR, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है ना रिजर्व फॉरेस्ट में है, कोई भी लोकल नहीं अलाउड होता, इवन आज भी अनटिल अलाउड बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है, प्रोटेक्टेड थोड़े से इजी होते हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं वो लोग यूज कर सकते हैं, और विलेज फॉरेस्ट तो वही होता है कि किसी विलेज को आपने राइट्स दे दिया ओवर अ फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, सो दैट इज द क्लासिफिकेशन। तो ये 1878 की रिवाइज्ड एक्ट में ये आ गया था। फिर उसके बाद 1894 में फॉरेस्ट पॉलिसी आई। ठीक है, अभी तक हम एक्ट की बात कर रहे हैं, फिर 1894 में फॉरेस्ट पॉलिसी आई विच गिव प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर ओवर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया फॉर एग्रीकल्चर एंड बिकॉज मोर लैंड वॉज रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेशन। इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर एनरिचमेंट प्लांटेशन, जैसे कि वहां पे ना कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज लगा दी गई, जैसे कि टीक मोनोकल्चर ने डैमेज कर दिया नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया, एंड चीर पाइन ने हिमालयास में प्लांटेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इट रिप्लेस्ड द हिमालयन ओक एंड रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट। एंड देन वी हैड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जिसने 1878 की जो हमारे पास फॉरेस्ट एक्ट थी उसको रिप्लेस किया, और इसने बेसिकली जो है इट वॉज क्रिएटेड टू सर्व द ब्रिटिश नीड फॉर टिम्बर, एंड अगेन इट डिवाइडेड द फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज। रिजर्व फॉरेस्ट, लाइक आई सेड, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड जो होते हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इसमें होती हैं, इवन नो लोकल इज अलाउड अनलेस अलाउड बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर्स। ठीक है, राइट। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू ट्रैवल थ्रू द हिमालयाज यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर। Now this was a 2014 previous year question. Oak, rhododendron, sandalwood. अब देखो अभी आपने प्रीवियस स्लाइड भी देखी हो तो वहां पे भी मैंने बात करी है कि पाइन्स को लगाने के लिए ब्रिटिशर्स ने ओक और रोडोडेंड्रॉन के जो नेचुरल फॉरेस्ट थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए। अभी भी ना ओक के फॉरेस्ट बहुत कम हो गए हैं हिमालयाज में, क्योंकि दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय पाइन। और जो ओक है ना, इट हार्बर्स अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और ओक और रोडोडेंड्रॉन दोनों ही जो है टेम्परेट फॉरेस्ट में आपको मिलते हैं। ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको मिलते हैं। और जो सैंडलवुड है ना, ये आपको मॉनसून फॉरेस्ट में मिलती है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में। तो हिमालयास में तो सैंडलवुड नहीं मिलती। इनफैक्ट जो रोडोडेंड्रॉन है ना, इसको सनफ्लावर ऑफ द हिमालयास, इसको ना बुरांश कहा जाता है, बुरांश का स्क्वाश भी बनता है। बुरांश इज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडिया था कि आप ये समझ लो कि बुरांश रोडोडेंड्रॉन जो है आपको उत्तराखंड में मिलता है। और अगर आप इसमें ना एक्सक्लूजन भी निकालते हो कि 2 तो पक्का ही है और सैंडलवुड नहीं है, तो भी आपका आंसर आ जाता है 1 and 2। एंड बाकी ओक के बारे में भी आपने देखा होगा कि ओक ट्रीज बहुत ज़्यादा मिलती है हिमालयाज में। ठीक है, दीज आर ओक ट्रीज है ना, जो कन्वेंशनल ट्रीज हैं, और ये हमारे पास बुरांश के फ्लावर्स हैं। अब ये ना मोस्टली जो बुरांश है ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में, ईस्टर्न हिमालयाज में बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जैसे जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं 2000 से 4000 मीटर्स में, उनमें आपको ओक और रोडोडेंड्रॉन दोनों ही मिलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज में, और वेस्टर्न हिमालयाज में हमारे पास ओक्स है। तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हो। और जो सैंडलवुड है वो भी एक एवरग्रीन ट्री है, लेकिन वो आपको ना मॉनसून फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में मिलती है। इनफैक्ट वहाँ पे स्मगलिंग भी बहुत होती है इसकी, तो उससे भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते थे इस आंसर का। राइट, देन लास्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज। ठीक है, नॉट परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज, मतलब एब्सोल्यूट एरिया में अगर हमें अरेंज करना है इन स्टेट्स को इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉरेस्ट
कवर, ये सबसे कम किस में है और सबसे ज़्यादा किस में है? तो सबसे कम हमारे पास महाराष्ट्र में है, फिर छत्तीसगढ़, फिर अरुणाचल और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। अगर आपने ISFR 2021 अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि उसमें जो है हमारे पास एरिया वाइज मध्य प्रदेश का है। इनफैक्ट 2021 में भी मध्य प्रदेश है, तो वो अपडेटेड मोरलेस सेम ही है, ठीक है। इट इज मध्य प्रदेश फॉलोड बाय अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज कि देखो ये तो गया एब्सोल्यूट नंबर कि मध्य प्रदेश इज अ बिग स्टेट, तो उसमें जो एरिया है वो भी ज़्यादा है फॉरेस्ट कवर के अंडर एब्सोल्यूट नंबर में, लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो वो शायद कम है। परसेंटेज वाइज ज़्यादा है मिजोरम में, मतलब 85% ऑफ मिजोरम इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, ठीक है। सो दैट इज मिजोरम, अरुणाचल एंड मेघालय, राइट। तो ये है हमारे पास, आप एक बार इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, या आपको लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। एंड देन अगर हम कोर्सेज की बात करें तो इंडिविजुअल कोर्सेज है, कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज लेते हैं तो आपको उसमें कंटेंट मिलेगा, उसके करंट अफेयर्स हर हफ्ते उस सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स अपडेट होंगी। देन MCQs चैप्टर वाइज क्विज है, एडवांस टेस्ट मिलेंगे एंड मेंस आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। तो उस सब्जेक्ट का जो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप ले सकते हो। ये उनके लिए अच्छा है जिन्होंने एक बार अटेम्प्ट दे दिया है एंड दे आर नॉट श्योर कि अबाउट अ सर्टन सब्जेक्ट, जैसे उन्हें लगता है कि ज्योग्राफी वीक है या हिस्ट्री वीक है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल कोर्स दे कैन जस्ट गो फॉर दिस कोर्स। एंड देन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज लाइव, ठीक है। हमारे इसमें 30 टेस्ट हैं और 3 लेवल हैं। फंडामेंटल जो कि बेसिक स्टैटिक लेवल कवर करता है, एडवांस जिसमें करंट अफेयर्स हैं और थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल के टेस्ट हैं वो, और देन FLTs, 9 FLTs हैं। और हर एक फंडामेंटल के बाद आपको 2 रिवीजन टेस्ट मिल रहे हैं, एडवांस के बाद आपको रिवीजन टेस्ट मिल रहे हैं। तो एक तरह से नहीं, जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो इस तरह से डिजाइन है कि आपको लेवल वाइज प्रेपरेशन करने का मौका मिलेगा, राइट। So that was all for today. Thank you.